Hello everyone, welcome back to your channel 24/7 CA Zone। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता ही है कि आपको करंट अफेयर्स मतलब आपको पढ़ने हैं। तो हमने क्या किया है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हमने कंबाइन एक PDF फॉर्म में कर दिया है। तो आपके लिए इजी होगा कि आप एक ही PDF के थ्रू सारी चीज़ें जो है देख सकते हो, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। और बाकी दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो वैसे ही उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हो। तो जो भी मेथड आपको लगे कन्वीनियंट अपने हिसाब से आप उसे ऑप्ट कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू। बाकी आप ऐसे ही रिवीजन कर सकते हो उसके थ्रू भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मैराथन होगी बेसिकली। तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹65,454 वॉज प्रोवाइडेड? ए PMGKY मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ANBP आत्मनिर्भर भारत पैकेज, CGKRA मतलब गरीब कल्याण रोजगार अभियान, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए PMGKY मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है ₹65,454 करोड़ की टू मोर देन 42 करोड़ पुअर पीपल के लिए, पुअर पीपल को दी गई है। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS द लोन सैंक्शन टू MSME, कितना लोन सैंक्शन हुआ है? 78 करोड़, 78,000 करोड़, 79,000 करोड़, 68,000 करोड़ या 56,000 करोड़? इसका राइट आंसर होगा 79,000 करोड़। तो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 79,000 करोड़ लोन सेंक्शन हुआ है टू MSMEs बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑन 23 जून 2020, पिछले साल ही। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड डील्स विद, किससे डील करती, मतलब किस चीज़ की डील करती है? कैश की, डिबेंचर्स की, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की, या नन ऑफ दीज? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक शेयर, सी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की डील करती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि कौन किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए एरिस्टोटल, बी फिलिप कॉटलर, सी कार्ल मार्क्स, या डी एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। डी इज़ द राइट आंसर। तो एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? ए लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, बी होमोजेनियस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, सी परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ही फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। तो डी इज़ द राइट आंसर। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स भी होते हैं, होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट भी होती है, और परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट भी होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है करेक्ट हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली 2 producers इज कॉल्ड मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली,
या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, duopoly, a market situation in which there are only two producers is called duopoly. तो C is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट है charging different prices from different buyers for the same good is called A, price extension, B, price contraction, C, price discrimination या D, price control। तो चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड्स इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपने पढ़ा ही होगा मार्केट स्ट्रक्चर में। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसे कहा जाता है जब आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो डिफरेंट बायर से फॉर द सेम गुड, एक ही सेम गुड के लिए, तो उसे कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ ए, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बी, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस, सी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर या डी, नन ऑफ दीज। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ नोन एज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो सी इज़ द राइट आंसर। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसे अभी याद रख सकते हो आप। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज, क्या होगा इसका फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या सेल्स प्राइस पर कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या नन ऑफ दीज। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का जो राइट फॉर्मूला है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वन, एंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड सेल्स प्राइस पर कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड सेल्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्स्ट वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है फॉर टू कैलकुलेट ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा होगा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स? प्रॉफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी या गिफ्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा आपका कस्टम ड्यूटी। सी इज़ द राइट आंसर। कस्टम ड्यूटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक। ए, कैश रिजर्व रेशियो, बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी, बैंक रेट या डी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक। तो बैंक रेट इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम नोन एज द परचेज ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, या द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, या नन ऑफ दीज। तो बार्टर सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। तो जब पैसे पहले नहीं हुआ करते थे तो लोग बार्टर सिस्टम ही यूज़ करते थे। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, या बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दीज।
इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। A. Imports, B. Exports, C. Money earned by the residents from abroad, या D. All of the above। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ ऑल ऑफ द अबव। इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट, मनी अर्न फ्रॉम बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, तीनों ही चीज़ें। तो इसमें आपका तीनों ही चीज़ें होंगी। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो GNP इंक्लूड्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स, मनी अर्न बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, तीनों ही आपकी आएंगी उसके अंदर। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन AR इज़ फॉलिंग, यानी एवरेज रेवेन्यू इज़ फॉलिंग, देन MR विल बी, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी A. MR इज़ इक्वल टू AR, B. MR इज़ मोर देन AR, C. MR इज़ लेस देन AR, या D. नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा C. MR इज़ लेस देन AR। जब AR फॉल होगा तो MR भी जो है फॉल होगा, तो उससे लेस देन हो जाएगा, यानी MR इज़ लेस देन AR। तो D इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, C. नेशनल इनकम, या D. नन ऑफ दीज। तो NNP एट FC को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो C इज़ द राइट आंसर। यानी जो NNP FC होती है उसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो आपका नेशनल इनकम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज द नाबार्ड नेशनल बैंक, व्हेन वाज द नाबार्ड सेट अप। A. 1962, B. 1972, C. 1982, या D. 1992। तो नाबार्ड was established in 1982 जुलाई 12, मतलब जुलाई 12 1982 में हुई थी। तो C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ 4 मेजर फैक्टर्स आर A. हाउसहोल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड डिमांड सप्लाई, B. प्रॉफिट, प्राइस लेवल, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, C. हाउसहोल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, या D. नन ऑफ दीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ 4 मेजर सेक्टर इज हाउसहोल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो C आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं हाउसहोल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। C इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज। A. 1 करोड़, B. 50 करोड़, C. 10 करोड़, या D. नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा B. 50 करोड़। तो जो मीडियम एंड स्केल एंटरप्राइजेस की जो लिमिट होती है वो होती है 50 करोड़, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। और स्मॉल की होती है 10 करोड़ और माइक्रो की होती है 1 करोड़। तो ये सबकी मतलब इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट मोर देन दिस। तो इसमें होगा 50 करोड़ इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। A. फॉरेस्ट्री, B. पोल्ट्री फार्मिंग, C. एनिमल हस्बेंड्री, या D. ऑल ऑफ दीज। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी इंक्लूड्स, तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। इसमें तीनों ही आएंगी। प्राइमरी सेक्टर्स में आपका होता है एग्रीकल्चर एंड मतलब एग्रीकल्चर भी आता है, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, चार मतलब तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर्स में आती हैं इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और टर्शरी सेक्टर में आती है आपकी
बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद टेम्पररी टैक्स। तो टेम्पररी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड ए सेस, बी रेट, सी फी या डी सरचार्ज। तो टेम्पररी टैक्स लेवाइड टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इसे कहा जाता है सरचार्ज, जो कि आपका सरचार्ज होता है एक्स्ट्रा चार्ज एडेड ऑन द स्टेटेड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज सरचार्ज। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स ए द सम ऑफ मोनेटाइज्ड डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, बी net increase in union government borrowing from the Reserve Bank of India, net increase in union government borrowings from the Reserve Bank of India, C the sum of budgetary deficit and net income in internal and external borrowing, या D the difference between current expenditure and current revenue। तो fiscal deficit in the union budget means the sum of budgetary deficit and net increase in internal and external borrowing। तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following are not protected against inflation? A salaried class, B industrial workers, C pensioners या D agriculture farmers। तो who are not protected against inflation, इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर फार्मर्स। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप इज़ द एब्रीविएटेड नेम ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम टू हेल्प ए चिल्ड्रन, बी वुमेन, सी सीनियर सिटीजन्स या डी फार्मर्स। तो स्टेप जो है वेलफेयर प्रोग्राम टू हेल्प विमेन, तो बी इज़ द राइट आंसर। और स्टेप का पूरा फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, और ये लॉन्च हुआ था 1986 टू 1987, मतलब 1986 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। और बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर ए प्रोडक्शन, बी सेल्स प्रोसीड्स, सी इनकम या डी इन्वेस्टमेंट। तो कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर इनकम, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अ रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच डज नॉट चेंज इट्स टारगेट एवरी ईयर, या चेंजेस इट्स अलोकेशन एवरी ईयर, या चेंजेस इट्स अलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, या डी चेंजेस ओनली इट्स टारगेट एवरी ईयर। इसमें से कौन सा होगा? तो अ रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच चेंजेस इट्स अलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। चेंजेस इट्स अलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर इज़ अ रोलिंग प्लान, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? SBI म्यूचुअल फंड्स, GIC म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या IND बैंक म्यूचुअल फंड्स। तो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इंडिया की? सी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। सी इज़ द राइट आंसर। द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज़ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसके बाद नेक्स्ट है India export the maximum amount of coal to France, USA, रशिया या डी जापान। तो इंडिया एक्सपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल टू जापान, डी इज़ द राइट आंसर।
इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM was launched in the year A 2003, B 2004, C 2005 या D 2006। तो ये लॉन्च हुआ था 2005 12 अप्रैल 2005 में। तो C इज़ द राइट आंसर। तो जो मेन एम था NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड बेटर फैसिलिटीज़, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ बेसिकली टू द रूरल सेक्टर। तो मेन मोटिव ये था। तो आपका C हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द पर कैपिटा इनकम इज़ ऑब्टेन्ड बाय A. summing up the income of all citizens of the country, B. dividing national income by the population, C. estimating the minimum income of individual citizen, ये एस्टिमेटिंग है, एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, या D. डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल विद द प्रॉफिट अर्न। तो द पर कैपिटा इनकम किसके थ्रू ऑब्टेन की जाती है? समिंग अप द इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, या एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, या D. डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल विद द प्रॉफिट अर्न। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे मैंने जितनी भी स्लाइड्स हैं उसको हिंदी में मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके थ्रू।
इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय गाइस, थैंक यू।